कक्षा में आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेषण पर। मुख्य विषय को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी विशेषण के बारे में दे दूं। विशेषण हिंदी व्याकरण की एक प्रमुख कोटि है। हिंदी व्याकरण में शब्दों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया, विकारी और अविकारी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, विकारी वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होता है और ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें विशेषण का प्रमुख स्थान है। हम लोग दैनिक जीवन में बातचीत करते समय, एक दूसरे से आदान प्रदान करते समय, संप्रेषण करते समय विशेषण शब्दों का बहुतायत प्रयोग करते हैं, परंतु ध्यान नहीं देते कि ये किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है। आज हम लोग विशेषण पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है, इसके कितने भेद हैं, इसकी क्या परिभाषा है। सबसे पहले जानते हैं विशेषण की परिभाषा, अर्थात विशेषण किसे कहते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जिस शब्द, चाहे वो संज्ञा हो अथवा सर्वनाम, की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, एक उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है और कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है, अतः कुत्ता विशेष्य है। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, ये 2 वाक्य हैं। विद्यार्थी की विशेषता है कि वो मेहनती है और धर्मपुर की विशेषता है कि वह स्वच्छ है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। यहाँ पर उसकी विशेषता है कि वह पीला है और आदमी की विशेषता है ऐसा, इसलिए ये दोनों विशेषण हैं, आदमी और वह विशेष्य है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, इसे परिमाणवाचक विशेषण भी कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण, कई जगहों पर सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अब गुणवाचक विशेषण की चर्चा करते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। अब इन 4 वाक्यों में आप देखिए तो सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ ये गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि फूल की विशेषता, फूल का गुण है कि वह सुंदर है, धर्मपुर का गुण है कि वह स्वच्छ है, स्वर्गवाहिनी का गुण या दोष जो कहिए वो गंदी है, और स्वस्थ ये बच्चे की विशेषता है, बच्चे का गुण है। अब गुणवाचक विशेषण को भी कई कोटियों में या कई भागों में बांटा जा सकता है। गुण कई तरह के हो सकते हैं, उनके अनुसार इसका भाग किया गया। जैसे समय संबंधी गुण, नया, पुराना, ताजा इत्यादि। स्थान संबंधी गुण, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा इत्यादि। आकार संबंधी गुण, गोल, चौकोर, सुडौल इत्यादि। गुणवाचक विशेषण दशा से भी पता चलता है, जैसे किसी की दशा दुबला है, पतला है, मोटा है इत्यादि। वर्ण अर्थात रंग भी गुण होते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी इत्यादि। गुण तो उसकी अच्छाइयाँ, जो अंदर भलाई बुराई है वो तो गुण है ही है। अब गुणवाचक शब्दों को संज्ञा से बनाया भी जाता है, जैसे मुंबई से मुंबईया, बनारसी से बना बनारस से, लखनऊ से लखनवी बन गया। यह शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। दूसरा हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण।
जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है 40। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, यहाँ पर संख्या है दोनों। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, यहाँ पर संख्या है दूसरी। देश का हर एक बालक वीर है, यहाँ पर संख्या है हर एक। मगर ध्यान दीजिए 40 दोनों और दूसरी ये तो निश्चित है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद हैं। पूर्णांक बोधक, जैसे पूरा अंक में दिया जाए 1, 10, 100, 1000 इस तरह का जब अंक हो, निश्चित अंक हो, तो ये पूर्णांक बोधक संख्यावाचक है। अपूर्णांक बोधक पूरा अंक नहीं है, पौना है, सवा है, 1.5 है, 2.5 है, मगर निश्चित है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक है। क्रमवाचक जितनी भी संख्याएं होती हैं, दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, 100वां, इस तरह की संख्याएं निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जो संख्याएं आवृत्ति का पता देती हैं, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, वे भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जिन संख्याओं से समूह का पता चले, जैसे 3, 5, 8, 10, 20, ये भी निश्चित संख्यावाचक है। जिससे हर एक का पता चले, प्रत्येक, प्रति, हर एक, एक एक, ये भी निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ये संख्या तो बताते हैं मगर निश्चित नहीं। जैसे सारे आम सड़ गए, आमों की संख्या नहीं दी गई, सारे। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, असंख्य हैं, गिना नहीं गया। लंका में अनेक महल जल गए, अनेक। कितने जल गए? अनेक। ये संख्या निश्चित नहीं है। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारे। निश्चित संख्यावाचक में जो पूर्णांक बोधक विशेषण है, कई बार जब उसे दोहराया जाए या प्रत्यय लगाया जाए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपए चाहिए, लगभग और करीब लगा करके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बना दिया गया। सैकड़ों लोग मारे गए, प्रत्यय जोड़ दिया गया। कभी कभी दो पूर्णांक आपस में मिलकर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाते हैं, जैसे 40-50 रुपए चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे, 10-20 आदमी खड़े हैं। यहाँ संख्याएं अनिश्चित हैं, अतः यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाण बोधक विशेषण, जिस विशेषण में किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है। परिमाण शब्द का अर्थ ही होता है नाप तौल या मापजोख, यानी जिन वस्तुओं की माप तौल या परिमाण का पता चले उन्हीं में परिमाण बोधक विशेषण होता है। और जिस विशेषण से पता चलता है उसे कहते हैं परिमाण बोधक विशेषण। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, यहाँ पर कपड़े का परिमाण है 2 मीटर। 1 किलो चीनी चाहिए, यहाँ पर चीनी का परिमाण है 1 किलो। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, पानी का परिमाण है थोड़ा। इसमें भी 2 मीटर 1 किलो ये तो निश्चित है, मगर थोड़ा पानी निश्चित नहीं है, इसलिए इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। जो निश्चित हैं, जैसे 2-4 सेर, 2 सेर, 4 सेर, 5 मीटर, 1 लीटर, ये निश्चित परिमाण बोधक हैं। और जो निश्चित नहीं है, थोड़ा अधिक, उन्हें अनिश्चित परिमाण बोधक में रख दिया गया। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, यहाँ ध्यान देने की बात है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार कुशल है, आदमी के पहले वह का प्रयोग किया गया।
कौन छात्र मेरा काम करेगा, यहाँ छात्र के पहले कौन का प्रयोग किया गया। आदमी और छात्र यहाँ संज्ञा है, और वह और कौन सर्वनाम, जिनका प्रयोग संज्ञा के पहले किया गया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। कहीं कहीं पर इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम से बनी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, इस तरह के प्रयोग होते हैं। प्रश्नवाचक से कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। संबंधवाचक से जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तुएं, ये प्रयोग किया जाता है। एक विशेष बात यहाँ मैं बता दूं कि अगर किसी सर्वनाम के पहले सर्वनाम का प्रयोग हो तो वहाँ पर वो सर्वनाम विशेषण नहीं माना जाता। जैसे अगर एक प्रयोग किया जाए कि वह घर राम का है, तो यहाँ पर वह तो सार्वनामिक विशेषण है, मगर प्रयोग किया जाए वह मेरा घर है, तो यहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण नहीं। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषणों को दो भागों में बांटा गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, यह लड़की, कुछ काम। वाक्य में अगर उदाहरण देखा जाए तो वह लड़का दिखने में बहुत दुबला पतला लगता है, मुझे यह लड़की काम नहीं करने देती है, यह घर बहुत पुराना है। यहाँ यह और वह का रूप तनिक भी नहीं बदला, इसलिए इन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरित रूप जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश, उतना काम, इनमें ऐसा, कैसा, जैसा और उतना, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं। जैसे उदाहरण में हम अगर वाक्य में कहें, अगर तुम्हें कोई ऐसा आदमी दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर देना, यहाँ पर ऐसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसा देश वैसा भेष, यहाँ जैसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। जितना काम वो करता है उतना काम मेरे बस की बात नहीं, यहाँ उतना यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। कैसा घर है, वो जिसमें छत भी नहीं है, यहाँ पर कैसा यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। विशेषणों के द्वारा तुलना भी की जाती है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कभी कभी दो वस्तुओं के गुण दोष आदि की तुलना की जाती है, वहां पर भी विशेषण का प्रयोग होता है। जिन शब्दों से वस्तुओं की तुलना की जाती है उन्हें कहा जाता है तुलनाबोधक विशेषण। जैसे राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है, यहाँ दो व्यक्तियों की विशेषताओं की तुलना की जा रही है। तुलनाबोधक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। संस्कृत में ये बहुत अच्छी तरह प्रकट किया गया है, इन्हें बताया गया है। उनमें तर या तम लगा करके प्रयोग किया जाता है, मगर हिंदी में से ज्यादा इस तरह से तुलना की जाती है। मूलावस्था में कैसे तुलना होती है पहले ये जान लें। जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु विशेषता जैसे गुण, दोष, शर्म, स्वभाव बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है तब उसे मूलावस्था कहते हैं। यहाँ किन्हीं दो वस्तु या व्यक्तियों आदि की तुलना नहीं की जाती, जैसे अच्छा, बुरा, वीर, बहादुर, निडर, डरपोक। मैं बड़ा होकर वीर सिपाही बनना चाहता हूँ, यहाँ पर वीर मूलावस्था में है। तुलनाबोधक विशेषण तो है मगर मूलावस्था में। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, निडर भी मूलावस्था में है। रमेश एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, यहाँ भी तुलना की गई है मगर मूलावस्था में है।
उत्तरावस्था में किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों की आपस में गुण दोष आदि पर आधारित तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ कम से कम 2 होने चाहिए। इसमें एक को श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरे को नहीं। जैसे ज़्यादा सुंदर, अधिक बुद्धिमान, ज़्यादा तेज, यहाँ पर ज़्यादा या अधिक का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुमसे ज़्यादा दयालु हूँ, रीना मीना से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ 2 की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्तरावस्था होगा। उत्तमावस्था, जब 2 से ज़्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है एवं उनमें से किसी एक को ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है तो उसे उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे विशालतम, सबसे सुंदर। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। इन सब में तुम सबसे सुंदर हो। हल्क सबसे ज्यादा बलवान है। तो यहाँ पर उत्तमावस्था को बताया गया है। कुछ उदाहरण दे दिया गया है कि उनका मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था में शब्द कैसे बनते हैं। जैसे लघु शब्द मूलावस्था में लघु रहता है, उत्तरावस्था में लघुतर और उत्तमावस्था में लघुतम बन जाता है। महान उत्तरावस्था में महानतर और उत्तमावस्था में महानतम। विशाल उत्तरावस्था में विशालतर, उत्तमावस्था में विशालतम। सुंदर उत्तरावस्था में सुंदरतर और उत्तमावस्था में सुंदरतम। अधिक उत्तरावस्था में अधिकतर, उत्तमावस्था में अधिकतम। कोमल उत्तरावस्था में कोमलतर, उत्तमावस्था में कोमलतम। निम्न उत्तरावस्था में निम्नतर, उत्तमावस्था में निम्नतम। निकृष्ट उत्तरावस्था में निकृष्टतर, उत्तमावस्था में निकृष्टतम। चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। इसी तरह अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बलवान के लिए उत्तरावस्था अधिक बलवान, उत्तमावस्था सबसे अधिक बलवान। कठोर के लिए कठोरतर और कठोरतम। अच्छी के लिए अधिक अच्छी और उत्तमावस्था में सबसे अच्छी। बुद्धिमान के लिए अधिक बुद्धिमान और उत्तमावस्था में सबसे अधिक बुद्धिमान। उच्च के लिए उच्चतर और उत्तमावस्था में उच्चतम। गुरु के लिए गुरुतर और उत्तमावस्था में गुरुतम। न्यून के लिए न्यूनतर और उत्तमावस्था में न्यूनतम। तीव्र के लिए तीव्रतर और उत्तमावस्था में तीव्रतम। उत्कृष्ट के लिए उत्कृष्टतर और उत्तमावस्था में उत्कृष्टतम। प्रिय के लिए प्रियतर और उत्तमावस्था में प्रियतम। इस तरह के तुलना बोधक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण के हम देखेंगे। कुछ उदाहरणों में एक बुद्धिमान व्यक्ति जग जीत सकता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जिसमें बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक विशेषण है, मगर यहाँ किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा रही है, अतः यह तुलन बोधक विशेषण की मूलावस्था कह जाएगी या तुलना बोधक विशेषण की मूलावस्था कहलाएगी। एक रॉकेट तीव्र गति से आकाश की ओर बढ़ता है। यहाँ तीव्र गति है, यहाँ भी किसी से तुलना नहीं की गई, अतः यह भी तुलना बोधक विशेषण की मूलावस्था ही कहलाएगी। परंतु मेघना ने कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त किए, इस उदाहरण में यहाँ तुलना की गई है और कक्षा में सबसे अच्छा बताया गया है, अतः यहाँ तुलना बोधक विशेषण की उत्तमावस्था होगी। उम्मीद है आप लोगों के विशेषण समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।